अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई में, इस जिद्दोजहद में हम उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब आप तमाम लोगों की दुआएं हमारे साथ होंगी, बुजुर्गों की सरपरस्ती हमारे साथ होगी, हमारी माँ और बहनों की मोहब्बत और उनकी दुआएं हमारे साथ होंगी, और नौजवान उनका जज्बा हमारे साथ होगा। तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला गुजरात की राजनीति में एक जलजला आएगा और इस विधानसभा से आएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि बन्नी पश्चिम की सरजमीन, यहां का ग्रासलैंड एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। बल्कि मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की थी और यहां की भैंस का भी जिक्र किया था। अब आप खुद सुनेंगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। मैं किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता, तो आप सुनिए। अब आप सुनिए कि देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ कच्छ की पन्नी भैंस, ये हमारी पन्नी भैंस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है। कच्छ में तापमान चाहे 45 डिग्री हो या फिर तापमान 0 से नीचे हो, पन्नी भैंस आराम से सब कुछ सहती है और बहुत से रहती है। इसे पानी भी कब जाएगी और जाने के लिए वो दूर दूर तक चल के जाने में पन्नी की भैंस को कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन में ये भैंस औसतन करीब 15 लीटर दूध देती है और इसे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक पन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे, उनको आश्चर्य होगा, पन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदे इतने में पन्नी की एक। ये 2 मिनट की तकरीर इनकी। अब आप बोलिए, लंबा लंबा कौन छोड़ते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं और बोल रहे हैं कि बन्नी की भैंस 5 लाख में 45 डिग्री में भी दूर दूर जाकर अपना चारा खुद खा लेती है और 15 से 20 लीटर दूध देती है। प्रधानमंत्री को यह सुनना और समझना चाहिए, यहां की जनता उन भैंसों को पालती है, उन भैंसों को बड़ी इज्जत देती है। प्रधानमंत्री, आपने उन भैंसों के खाने का चारा छीन लिया। आपकी सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट में उनको कोई रियायत नहीं दी। डांग के फॉरेस्ट में तो आपने फॉरेस्ट एक्ट 2006 का 5 का निकाल दिया, मगर बन्नी पश्चिम की जनता को आप भूल गए। प्रधानमंत्री को ये रन याद आता है, सारी दुनिया में दिखाते कि सफेद ये मट्टी है, वो सफेद मट्टी नहीं है। प्रधानमंत्री, वो जब पानी आ जाता है तो नमक आ जाती है, सफेद दिखता है, तो ये फोटो लेके दिखाते, देखो सफेद मट्टी है। प्रधानमंत्री भूल गए, भाजपा भूल गई और ये लोग इंसाफ नहीं करना चाहते बन्नी पश्चिम से। मैं आपको ये बताने आया हूं, आपको एक ऐसे विधायक की, ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपकी लड़ाई को गुजरात की विधानसभा में उठाए। और मेरी राय में शकील समाज से बेहतर कोई यहां से बूझ के एमएलए नहीं हो सकता है। इसीलिए आपसे अपील करता हूं कि आप उनके हक में पतंग के निशान पर वोट दीजिए। प्रधानमंत्री ये भी जानते होंगे कि फॉरेस्ट वाले गड़े खोदते ना, फॉरेस्ट वाले, आपकी भैंस गिरती है उसमें। अब प्रधानमंत्री, अगर 5 लाख की भैंस गड्ढे में गिर के जख्मी हो जाती है या मर जाती है तो कौन लेगा उसको? कहां से उसका इलाज होगा?
मगर प्रधानमंत्री सारी देश में हर जगह भाषण देने में तो माहिर है। प्रधानमंत्री जितना आप भाषण दे सकते हो उससे बढ़ के भाषण मैं दे सकता हूं, मगर आपको हम बता रहे हैं कि यहां पर यह हालात है, पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। अच्छा, क्या कहा प्रधानमंत्री ने? अभी सुना आपने 4-5 दिन पहले गुजरात को मैंने बनाया, कहा था ना। तो बन्नी पश्चिम में पीने का पानी आपको मिला, नर्मदा से मिला आपको पीने का पानी। फिर गुजरात क्या बनाया प्रधानमंत्री आपने? प्रधानमंत्री को हम बताना चाहेंगे कि अगर एक पानी का टैंकर लाना है जानवर को पिलाने के लिए प्रधानमंत्री, तो 1200 रुपये देना पड़ता पानी के टैंकर के लिए। अब 15 लीटर दूध अगर बेच भी दिए तो कितना कमाएगा? 15 लीटर दूध बेचो और एक टैंकर खरीदो। क्या सौदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री आप? वाकई में आपने गुजरात को बनाया लूटने के लिए से गरीबों से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप जानते हैं कि यहां पर एक जमाना था, बड़े बड़े लोग यहां पर आते थे, मगर अब आप देख रहे हैं कि इस रेगिस्तान के बड़े इलाके को केमिकल जोन बनाने के लिए यहां पर शकील समा ने मुझे बताया कि कोई फैक्ट्री है क्या सोलारिस नाम की, और उसमें भी नौकरी मुकामी लोगों को नहीं मिलती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हावड़ा में अस्पताल कहां है नहीं मालूम हमको, और एक सरकारी अस्पताल में ना एक्सरे का इंतजाम है, ना अस्पताल में लेबोरेटरी है, मगर प्रधानमंत्री कहते मैंने गुजरात को बनाया है। अगर मासूम बच्चा पैदा होता है तो 70, 50, 60 किलोमीटर दूर भूज है, वहां पर ले जाना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले में दलित समाज के वकील देवजी भाई महेश्वरी का कत्ल कर दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक तारीखी सरजमीन है, ये एक तारीखी सरजमीन है। जब मुल्क में पार्टीशन हुआ तो यहीं के बुजुर्ग ने, मौलाना अब्दुल रहीम पश्चिमी ने जो रोल अदा किया, वो सुबह क़यामत तक कोई उनकी कुर्बानी को नहीं भूल सकेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग अल्पसंख्यक समाज को वो पड़ोसी मुल्क और जिना से जोड़ते हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने दिमाग का इलाज करा दो। हम मौलाना अब्दुल रहीम पश्चिमी के जानशीन है, हम उसके जानशीन नहीं है, ना हमारा उससे कोई सरोकार है। यहां पर पाकिस्तान से जंग हुई, 1965 की जंग और 1971 की जंग। तो कौन थे हाजी इब्राहिम सिराज से आया? कौन थे लोग गुलबेग? इन्होंने ही ठहर कर हथियारों से भारत की सरजमीन की और सरहद की हिफाजत की थी। और जो लोग पाकिस्तान से जंग के वक्त सरहद से हमारी भारत की जमीन की हिफाजत कर रहे हैं, आज उसी इलाके के भैंसों को गलों में डालकर मार दिया जा रहा है। आज इन्होंने अपनी जानों पर खेल कर भारत की जमीन की हिफाजत की, दोबारा करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। मगर क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर रहने वाले कौन है? और रहने वालों के नाम के ऊपर, उनकी जबान के ऊपर, उनकी तहजीब के ऊपर उनसे नाइंसाफी की जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, हमारी जमहूरियत की तल्ख हकीकत एक ही है कि आपकी आवाज होगी तो आपके वोटों से होगी। अगर आपके वोटों से आपका नुमाइंदा नहीं जीतता है तो फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक आप यहां मुत्तहदा तौर पर अपना एक एक वोट मजलिस के उम्मीदवार शकील समा के हक में देकर आप उनको कामयाब करेंगे, तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि गुजरात की विधानसभा में आप यहां तक आवाज सुनेंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में बैठकर 25 जुलाई को आपके लिए जमीन के मसले पर आवाज उठाता है तो उसकी कोशिश को आपने यहां पर सुना। और जब शकील समा गुजरात की विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेगा तो आप सुनेंगे। आप शकील समा को कामयाब करिए,
मैं भाजपा हुकूमत को ये बता रहा हूं कि इलेक्शन का चुनाव जरूर है, मगर याद रखो अगर इस बन्नी पश्चिम की सरजमीन पर बसने वालों से ऐसा ही नाइंसाफी की जाएगी तो तैयार हो जाओ भाजपा वालों, हम रोड पर निकल कर आएंगे, भैंसों के साथ निकल कर आएंगे। यहां नहीं आएंगे, हम उस जगह पर आएंगे जहां पर मुख्यमंत्री का घर होगा और वहां पर आकर हम तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हम नाइंसाफी के साथ जिंदा नहीं रह सकते, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सरजमीन पर बसने वाले बच्चों को स्कूल मिलना चाहिए। 40% हमारी बच्चियां स्कूल को नहीं जाती हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना, उनको पढ़ाना चाहते हैं। कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जो नहीं चाहता कि उसका बेटा और बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, मगर स्कूल नहीं खोले जाते और सिर्फ दिल फरेब बातें की जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि इस बार आपको एक अच्छा फैसला लेना है ताकि हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में भी जाएंगे। 27 साल से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा पा रही, 27 साल से। और अभी शकील समा ने अपनी तकरीर में कहा कि 2017 में आदम चक्की साहब को किसने हराया था? किसने हराया था आदम चक्की साहब को? आप तो वोट दिए ना आदम साहब को, दिए ना? कितनों ने दिया? हाथ उठाओ। अब आप बताओ कि 14,000 वोट से कैसे हार गए? मैं तो नहीं रहा था। ये कांग्रेस भी बोलेंगे ओवैसी आया है, ओवैसी आया है। अरे ऐसा बोलते जैसा कोई घर में दामाद आता है। अरे आपका वोट, कांग्रेस का वोट उनके आदम साहब को नहीं मिला और किसको मिला? अब जो बीजेपी के विधायक हैं उनको मिला। तो बताइए फिर हार किसकी वजह से होती है? कांग्रेस आकर सिर्फ यही बोलेगी देखो भाजपा को हराना है। हम भी कह रहे हैं भाजपा को हराओ, मगर याद रखो मैं भाजपा को हराने के लिए अब अपने आप को मारने को तैयार नहीं हूं। मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे भी ताकत मिलनी चाहिए। आपने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस मोटी होती गई, मगर जब ये मोदी के सामने जाते ये पतले हो जाते हैं। कांग्रेस के 12 या 14 एमएलए 2017 के बाद भाजपा में दौड़कर चले गए। जब कोई नहीं पूछता उनको कि कैसे चले गए तुम बीजेपी में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। जो पार्टी 27 साल से भाजपा को गुजरात में सत्ता में आने से नहीं रोक पाती है, वो आपके हक वोट के हकदार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, आज मंजलिस आपके दरमियान में है। हां, 2017 में आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। आज आपके पास एक मुतबादिल है, आज आपके पास एक विकल्प है, आज आपके पास एक ऑप्शन है, आज आपके पास एक बेहतरीन उम्मीदवार है जिसका नाम शकील समा है। आप इसका साथ दीजिए ताकि आपके मसाइल और आपके तकलीफ को हल किया जा सके। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि गुजरात में क्या क्या नहीं हो रहा है। गुजरात में कौन कौन सी वाकयात नहीं होती हैं। आप बताइए कि 4 या 5-6 बच्चों को खेड़ा में गरबा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में मजमे को इस तरह जमा किया जाता है और उनको रोड पर लाकर उन बच्चों की पिटाई की जाती है। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, इन कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाहते हैं, क्या ये सही काम हुआ? जब हमने देखा तो हमने एहतजाज किया, हमने आवाज उठाई, हमने उसकी मजम्मत की। आप बताइए कि रोड पर लाकर उन बच्चों को जब मारा जाता है
मजमे को जमा किया जाता है और मजमा थाली बजाता है। ये मजमा उन बच्चों को जब जिस्म पर लट पड़ रही थी और वो मजमा अगर थाली मार रहा था, सीटी मार रहा था, मैं आप पर छोड़ता हूं, आप फैसला कर लो। उनका बच्चों पर लट का मार पड़ना, उनके खुशी का इजहार करना, उनकी सीटी बजाना, उनके नारे लगाना, वो मोहब्बत है या नफरत है, या फैसला आप कर लो। ये फैसला आप कर लो। मैं जब कभी भी उस वीडियो को देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये गांधी का जमीन है, ये सरदार पटेल की जमीन है, जिन्होंने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या पुलिस को खत्म कर दे हम? क्या कोर्ट को बंद कर दे हम? क्या इंडियन पीनल कोड को, सीआरपीसी को खत्म कर दे कि जिस किसी को लाओ रोड पर जमा करो और मारो और सीटियां बजाओ, खुशी का इजहार करो। अरे उन बच्चों को मारने से उन बच्चों के जिस्म पर तो लट पड़ी जरूर, मगर तुमने लट लेकर भारत के कानून को लटों से तुमने मारा। भारत के कानून की तौहीन की है मारने वालों ने और सरकार ने। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उन बच्चों के मां बाप पर क्या गुजरी होगी। कहां है मेरी इज्जत? कहां है मेरी इज्जत? कौन उनकी इज्जत की लाज रखेगा? यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 1999 22 सितंबर को मैं एमएलए था। मेरे ही विधानसभा में वहां की पुलिस ने मुझे भी लठों से मारा था, रोड पर मारा था। एक नहीं, 4 पुलिस वालों ने मिलकर मुझ पर लटें बरसाई थी। मेरे सर पर 10 या 12 टाके लगे थे। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर पुलिस की लट मुझ पर नहीं पड़ी थी। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तकलीफ जानता हूं, मैं वो तड़प जानता हूं, इसलिए उन बच्चों के बारे में कह रहा हूं। मैंने कई रात तक नहीं सो सका जब नजारे मुझे याद आते थे कि कैसे एक एमएलए को रोड पर मार रहे थे। और मेरे मरहूम वालिद, उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको जो मारा गया है, याद रखो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। जो हुकूमत तुम पर हमला की है, उस वक्त चीफ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। उसके 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ, वो चंद्रबाबू नायडू जिसके पास 170-180 एमएलए थे, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में वो शायद 50 एमएलए पर आ गया था। तो यकीनन मजलूम की हाय, मजलूम की तकलीफ अल्लाह उसको रायगा जाने नहीं देता। और जिन्होंने मजलूमों को मारा है, तुम तैयार हो जाओ, कुदरत अपना इंसाफ करेगी। अरे हम क्या कर सकते हैं? वो तो सबका रब है, वो इंसाफ करेगा। मगर हमको क्या करना है? हमको मुत्तहिद होना है। हमको अपने वोट की ताकत के जरिए अपने उम्मीदवार को, अपनी पार्टी को मुस्तहकम करना है। इसमें कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत काम नहीं है इसमें। लोग बोलेंगे कि ओवैसी की पार्टी को वोट देने से ये जज्बाती तकरीर करता है, भड़काऊ भाषण देता है। लोग बोलते हैं कि इससे तनाव फैलता है। मैं तनाव नहीं फैला रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताओ, आप 27 साल से भाजपा जीत रही है, इसका जिम्मेदार क्या तुम असदुद्दीन ओवैसी को बना दोगे? तुम बोलते हो कि मैं खड़े होने से खुदा होता है। अरे बताओ कांग्रेसियों, तुम्हारा वो नौजवान जो पूरे भारत में चल रहा है मगर गुजरात में नहीं चल रहा है, वो अमेठी में हार गया, अपने आबा अजदाद की सीट नहीं जीत सका। क्या मैं था वहां पर? क्या मेरी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था? नहीं लड़ा था। तो आपको सोचना है, आप अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। अगर आप कांग्रेस को या वो छोटे रिचार्ज को वोट देंगे तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, उससे बीजेपी को फायदा होगा। मेरी बात जहन नशीन कर लो। मैं बन्नी पश्चिम की सरजमीन पर आप गयूर लोगों के दरमियान में खड़े होकर एक और सच्चाई को बयान कर रहा हूं। किसी पार्टी को
सत्ता में आने से रोकना हमारा काम नहीं है। हमारा काम यह है कि हमारा नुमाइंदा जीते, हमारे लिए लड़ने वाला जीते। अब लोग बोलेंगे इसकी मिसाल दो, तो भारत की पार्लियामेंट में भाजपा के 300 एमपी हैं और मंजलिस के 2 एमपी हैं। और आप जानते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से जब मैं और इम्तियाज जलील खड़े हो जाते हैं, हमको सिर्फ 5 मिनट की तकरीर का मौका मिलता और 5 मिनट में हम दलाइल के साथ भारत के संविधान के तहत भाजपा के चेहरे को बेनकाब करते हैं और पूरे बीजेपी के एमपी खड़े होकर पुकारते हैं कि ओवैसी बैठ जा। हम कहते हैं बैठने के लिए ही नहीं आए हैं, यहां लड़ने के लिए आए हैं। कोई भाजपा का बोलता कि इसको खामोश करो, हम कहते हैं कि हमारी जबान खामोश नहीं होगी, हम मौत हमको खामोश कर सकती है। मगर जो पैगाम ओवैसी आपको दे रहा है, मुझे जाना है इस दुनिया से, मगर मैं जो पैगाम दे रहा हूं, खामोशी को तोड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और वो उस वक्त होगा जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। मेरी तकरीर में ना वो ताकत है और ना वो तासीर है, मेरे जज्बात में उतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे दिलों को मोड़ सके। मगर मैं तो सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि अल्लाह आपके दिलों को, इस दुनिया को बनाने वाला अगर आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को डालेगा तो यकीनन यहां से शकील समा की कामयाबी होगी और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। आप देख रहे हैं कि बिल्किस बानो का भी एक मसला है। मुझे आप तक समझ में नहीं आया कि कैसे भाजपा और ये छोटी रिचार्ज पार्टी के लोग एक लफ्ज बिल्किस बानो के ऊपर नहीं बोलना चाहते, एक लफ्ज नहीं बोलना चाहते। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोरबी में ब्रिज गिरता है, 150 लोगों की मौत हो जाती है, 50 बच्चे मर जाते हैं, उसमें 2 साल का बच्चा भी था। तो भाजपा क्या कहती है, हमने वहां पर हमारे विधायक का टिकट काट दिया, टिकट काट दिया। हम भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं, वो जो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट आपके विधायक एमएलए को दिया गया था या दौलतमंद की कंपनी को दिया गया था, जिसमें कंडीशन ये लिखा गया कि वो जिम्मेदार भी नहीं होगा। यानी 150 लोग मर जाते हैं और गुजरात की जनता को उनकी आंखों में धूल झोंक कर कहा जा रहा है कि भाजपा ने उसको टिकट ही नहीं दिया। बताइए आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। 150 लोग रात के अंधेरे में गिरकर डूब के मर गए। क्या गुजरी होंगी उन लोगों पर, क्या गुजरी होगी उन परिवार पर, उन खानदान वालों पर जो अपने बाप, मां, बहन, अपनी औलाद की लाशों को देखा होगा। ये अजीब, यहां पर हम देखते हैं कि कोई पत्थर फेंकेगा तो रोड पर लाकर लठों से मारा जाएगा, और जो ब्रिज गिरता है जिसकी वजह से उसको भाजपा अब तक अरेस्ट नहीं करती है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं करती है। वो आराम से अपने कमरे में, घर में, एयर कंडीशन कमरे में सो रहा है और कह रहा होगा कि नहीं नहीं भाजपा की सरकार है, लठ मारना तो जूते खाना पुलिस से किसी और की किस्मत में है, मैं तो अपने प्यारों की सरकार है, मुझे कुछ नहीं होगा। बताइए आप, ये कौन सा इंसाफ है। और फिर ये कहते हैं कि गुजरात हमने बनाया। कौन सा गुजरात आपने बनाया बताइए। सबसे कम तनख्वाहें गुजरात में आरबीआई की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, तनख्वाहें कम हो गई हैं। मगर ये लोग आपके सामने आकर झूठ को बयान करते हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप इस जलसे में आए। 1 दिसंबर के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए और शकील समा को कामयाब करिए। मैं बन्नी पश्चिम की आवाम से
मैं आपके सामने पूरे दिल की गहराइयों से आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके इस इलाके की नाइंसाफी का खात्मा उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप अपने वोट से अपनी पार्टी और अपने पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। आप दुआ भी करिए, कोशिश भी करेंगे। हां, मेरे जाने के बाद भाजपा के लोग भी आएंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, छोटी रिचार्ज पार्टी के लोग भी आएंगे और मेरे आने के बाद बोलेंगे बन्नी पश्चिम में हम आसमान से तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में रख देंगे। तो आप उनसे पूछना, इतने साल तुमने क्या किया? इतने साल तुमने क्या किया? यहां पर कितने बार तुमने विधानसभा में आवाज उठाई? आपका गुजरात की विधानसभा में कोई नुमाइंदा नहीं था, लोकसभा में आपका खादिम था, आपका दीवाना था, हमने आवाज उठाई। शकील समाज जीत कर जाएगा तो गुजरात की विधानसभा को हिला के रख देगा बन्नी पश्चिम के आवाम के इंसाफ के लिए। मैं आपको इस बात का तयकीन देता हूं। बहुत